गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेज जो चलाई जा रही हैं उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विजयनाथ त्रिवेदी इन वर्चुअल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले लगभग 2-3 महीने से हम लगातार ये वीडियो बनाते आ रहे हैं और मेरे द्वारा बीए बीएड और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के संदर्भ में लगभग कई वीडियो बनाए जा चुके हैं। आज जिस विषय के संदर्भ में हम बात करना चाह रहे हैं वो विषय है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अर्थात पाठ्यक्रम के पार भाषा, जो आपका बीएड का कंपलसरी पेपर है। इस पेपर की लगभग हम 3 यूनिट के संदर्भ में बात कर चुके हैं और हम 4थी यूनिट में चल रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से टीचिंग डिवाइसेज अर्थात शिक्षण युक्तियां या शिक्षण प्रविधियों के संदर्भ में बात करूंगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इन वीडियोज का पूर्ण लाभ ले रहे होंगे। अगर इन वीडियो के संदर्भ में आपको कोई ऐसा लगता है, कोई क्वेरी है आपकी, कुछ पूछताछ है, तो आप मेरे नंबर पर जो आपके पास सभी के पास में है पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से कि अपनी किताबें जल्दी से जल्दी लाइब्रेरी में जमा करवाएं ताकि हम आप लोगों को नई किताबें प्रोवाइड कर सकें नई क्लास की, और पुराने बच्चों को आपकी किताबें दे सकें। ठीक है। तो आज के वीडियो पर हम चलते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक मेरा बनता है वो शिक्षण युक्तियाँ। अब चूंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं, बीएड के हम टीचिंग सीखने जा रहे हैं, तो इस समय पर हमारे दिमाग में एक बात शिक्षण आना चाहिए। तो शिक्षण, टीचिंग इज एन आर्ट, ये कहा गया है शिक्षण एक कला है। क्या है? कला। अब कला है तो हम जादूगर हो गए भाई। कला है तो इसका मतलब हम जादूगर हो गए, क्योंकि हम लोग ही तो इस कला को दिखाते हैं। जिसके पास कुछ कला है वह दुनिया को अपने वश में कर सकता है, ऐसा माना जाता है। तो इसका मतलब हो गया शिक्षण एक कला है और शिक्षण करना हम पर आता है, और अगर हम पर आता है तो हम लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। और जब हम लोगों को वश में कर सकते हैं तो यहाँ हमें दुनिया को वश में नहीं करना है, यहाँ हमें केवल स्टूडेंट्स को वश में करना है। और स्टूडेंट्स को वश में करने के लिए आप पर शिक्षण आना चाहिए, और शिक्षण आने के लिए शिक्षण का जो जादू है उसको सीखने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ विधियां ऐसी हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं, कुछ डिवाइसेज ऐसी हैं जो आप पर परफेक्ट तरीके से आनी चाहिए। अगर आप पर परफेक्ट तरीके से आती है तो आप अपनी कक्षा के प्रत्येक छात्र को अपने वश में कर सकते हैं। तो इसलिए तो मैंने कहा है टीचिंग इज एन आर्ट। अगर हम पर ये कला आती है तो हम अच्छे शिक्षक हैं, वी आर ए गुड टीचर। और हम पर ये कला नहीं आती है तो हम एक अच्छे शिक्षक नहीं हैं। तो आज मैं आपको शिक्षण युक्तियों के संदर्भ में बात करना चाह रहा हूं। मैं शिक्षण विधियों की अभी बात नहीं करूंगा, शिक्षण विधियां बाद का काम है। पहला काम है हमें शिक्षण करने के लिए जो छोटे छोटे अंश हैं, जो छोटी छोटी डिवाइसेज हैं, उन डिवाइसेज को हम क्लियर करें। और क्लियर करने का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि हम उन सब चीजों के बारे में जाने और वे हमारे पास में होनी चाहिए। अब होनी चाहिए तो शिक्षण युक्तियां, टीचिंग डिवाइसेज। अब अगर हम एक टीचिंग डिवाइसों की बात करने की कोशिश करें कि एक शिक्षक पर कौन कौन सी टीचिंग डिवाइसेज हैं वो आनी चाहिए, तो उन टीचिंग डिवाइसों में सबसे पहली जो होती है वो होती है व्याख्यान। लेक्चर। ठीक है। व्याख्यान होता क्या है? कह दिया, बड़ा आसान तरीका है। आज हम पाठ को व्याख्यान विधि से पढ़ाने जा रहे हैं, सामाजिक ज्ञान में, इतिहास में। खैर कई विधियों में तो नहीं काम आ रहा, लेकिन व्याख्यान क्या विज्ञान में काम नहीं होता? आता है। सेमिनार देते हैं, वहां व्याख्यान दिए जाते हैं। समझ में आ रही होगी मेरी बात? व्याख्यान एक ऐसी कला है जो किसी संप्रत्यय को, किसी घटना को, किसी
तथ्य को इतने विस्तारित रूप में बताई जाती है कि बालक उसके आसपास के संदर्भ को अच्छी तरह समझ जाता है। ये एक शाब्दिक चमत्कार है व्याख्यान करना। व्याख्यान करते समय पर व्याख्यान करने वाले को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे व्याख्यान में निरर्थकता बिल्कुल भी ना हो, अरुचिकरता बिल्कुल ही ना हो, और मैं अगर अपने कॉन्सेप्ट से, अपने संप्रत्यय से अगर भटक जाता हूं तो मेरा व्याख्यान करना बेकार है। किसी बच्चे को आप अपने शब्दों से कब तक बांध सकोगे, कितनी देर तक बांध सकोगे? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे। और अगर आपने उसमें अगर व्याख्यान में रुचि और अपनी कला को शामिल नहीं किया, भाई हम किसी संप्रदाय की व्याख्या तो कर रहे हैं। जैसे आज की बात कर लें, आज 22 दिसंबर है और आज हम गणित दिवस की याद करते समय पर अगर रामानुज को याद करना चाहें और उनकी अगर मॉक थीटा की बात करें तो रामानुज या मॉक थीटा के हम व्याख्यान अगर हम करना चाह रहे हैं, व्याख्यान विधि से उसका प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, तो बच्चे के दिमाग में उस रामानुजन और उसके मॉक थीटा का जो उपयोग वर्तमान में हो रहा है उसका एक संदर्भित चित्र उसके दिमाग में बन जाए, उसके एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि वह उसको दोबारा रिपीटेशन में हूबहू तो नहीं लिख पाएगा लेकिन उसके संदर्भ में कुछ न कुछ तो सही तरीके से लिख पाएगा। तो व्याख्यान में कई बातों का ध्यान रखना होता है। व्याख्यान क्रमिक होते हैं कई बातों, ठीक है ना। व्याख्यान में उदाहरण लेने चाहिए हमें, ठीक है। वाणी का जो उतार चढ़ाव है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। संप्रत्यय का जो संदर्भ है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम संप्रत्यय के संदर्भ से भाग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है समय सीमा का ध्यान रखें। व्याख्यान बहुत अधिक लंबा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा लगे कि जब बच्चे आपके बोर हो रहे हैं तब आपको व्याख्यान बंद कर देना चाहिए। तो शिक्षण युक्तियों की जब मैं आपसे पहली बात कर रहा था तो पहली जो शिक्षण युक्ति थी वो थी व्याख्यान। और व्याख्यान के संदर्भ में हमने आपको बताया था कि व्याख्यान एक ऐसा है संदर्भित कला है जो छोटे बच्चों में तो कम यूज ली जाती है, लेकिन बड़ी क्लासों में, आप जैसी क्लासों में, बीएड जैसी क्लासों में, एमएड जैसी क्लासों में या ग्रेजुएशन स्तर की जो क्लास है उनमें इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय सेमिनार्स जितने भी होते हैं उनमें ज्यादातर में व्याख्यान मालाएं आपने सुनी होंगी, इनके सब में व्याख्यान का यूज किया जाता है और वहां पर इस व्याख्यान से लाभ भी लिया जाता है। ऐसा नहीं है केवल व्याख्यान के दोषों के साथ ये तो बेकार कला है, इसमें और कुछ नहीं है, बन में चलती है, टीचर ही एक्टिव रहता है, स्टूडेंट एक्टिव नहीं रहता। हाँ ये बात सही है, इस कला में टीचर एक्टिव रहता है, स्टूडेंट एक्टिव नहीं रहता। उसका कारण ये है क्योंकि ज्ञाता कौन होता है? टीचर, स्टूडेंट ज्ञाता नहीं होता है, ठीक है ना। आउटपुट जो दे रहा है वो तो टीचर है, इनपुट ले रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसको तो ध्यान से सुनना ही होता है। इसलिए यहाँ एक्टिव और एक्टिव वाली बात को अगर हम बेमानी माने तो इस समय पर कहें कि व्याख्यान कम समय में अधिक ज्ञान देने की कला है। इससे शायद मेरे हिसाब से कोई फास्ट डिवाइस नहीं है ज्ञान देने की। तो ये आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि व्याख्यान को आप रुचिकर्ता के साथ अगर देंगे तो शायद आप एक अच्छे व्याख्याता, एक अच्छे प्रवक्ता, एक अच्छे लेक्चरर बन जाएंगे आप, ठीक है। तो पहली जो डिवाइस है वो आपकी समझ में आ गई होगी। पहली है आपकी व्याख्यान, दूसरी जो डिवाइस है वो आपकी है बुक रीडिंग। पैंतीस मिनट का कालांश है, कितना पढ़ाया जाए बच्चे को? आप हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी का जो पहला जो उद्देश्य होता है वो ये होता है बच्चे को पुस्तक पढ़ना सिखाना। अब बच्चा पुस्तक पढ़ना जब सीखेगा जब वो अनुकरण वाचन करेगा, तो अनुकरण वाचन के लिए सबसे पहले आदर्श वाचन तो वो समझ रहे हो मेरी बात को? भाई हिंदी का उद्देश्य है बच्चा पुस्तक पढ़ना सीखे, साहित्य को पढ़ना सीखे, हिंदी की गद्य, हिंदी की विधाओं को पढ़ना सीखे। हाँ सही है भाई, गद्य और पद्य को पढ़ना सीखे।
लेकिन इस पढ़ना सीखने के लिए उसे अनुकरण वाचन आना चाहिए। अब अनुकरण वाचन करने के लिए किसी का तो अनुकरण करेगा, और अनुकरण करेगा तो वो अपने तो जीवन में अगर पढ़ना पुस्तक का पढ़ने का अनुकरण करना चाहेगा तो शिक्षक से बढ़िया कोई मित्र नहीं है उसके लिए। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाह रहा था कि जब वह पुस्तक वाचन कर रहा है तो पुस्तक वाचन शिक्षक के द्वारा जब किया जा रहा है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि पुस्तक वाचन करते समय पर हमें क्या क्या ऐसी विधियां हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। अब पुस्तक वाचन करते समय पर सबसे पहली बात तो आपको हमारी क्लास का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप पुस्तक वाचन कर रहे हैं, आपकी क्लास अगर आपके पुस्तक वाचन पर ध्यान नहीं दे रही है तो आ है बच्चे वे छात्र वे जो प्रशिक्षण जो आपको सीखना चाह रहे हैं आपके द्वारा पुस्तक पढ़ना, वो आपका अनुकरण नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि पुस्तक जब पकड़ी जाए तो इन 3 उंगलियों का सहारा लिया जाए, यानी इन 3 उंगलियां और 2 अंगूठों के बीच में पुस्तक रखी जाए। यहाँ समझ में आ रही होगी, 3 उंगलियां पीछे किताब के और 2 उंगलियां आगे के पेज में, समझ में आ रही होगी। इस तरह से ये किताब इस तरह से दे दीजिए तो ठीक है। और दूसरी बात, अपने चेहरे से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए 45 to 60 उसको देखें, ताकि आप जब किताब को पढ़े तो वो आपकी आंखों से बहुत दूर ना हो, बहुत पास ना हो, ठीक है, एक पर्याप्त दूरी हो, और आपकी दूसरी जो निगाह है वो पूरी क्लास पे हो, ठीक है ना। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि पुस्तक वाचन करते समय पर, ठीक है ना, पूरी 35 मिनट तक हमें पुस्तक वाचन नहीं करना चाहिए। इसमें से मुश्किल से हमें 5 से 10 मिनट ही पुस्तक वाचन का यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरे 35 मिनट तक पुस्तक वाचन करेंगे तो हम ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ना हम उसमें से कोई कठिन शब्दों को बता पाएंगे, या उस पुस्तक के दौरान हमने बहुत अधिक विषय वस्तु को पढ़ा दिया तो उस विषय वस्तु में से क्या सार ग्रहण बच्चे ने किया, ना इसका मूल्यांकन कर पाएंगे। तो एक तो पुस्तक वाचन का उपयोग करते समय पर एक बात का ये भी ध्यान रखें कि पुस्तक वाचन हमारे कालांश में अधिकतम 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उस 10 मिनट के पुस्तक वाचन के बाद में भी कक्षा के छात्रों से अनुकरण वाचन कराया जाना चाहिए किताब का, ताकि वे कठिन शब्दों का उच्चारण करना सीख सके। अशुद्ध जो उच्चारित शब्द करता है उनको वे शुद्ध उच्चारण करना शिक्षक के द्वारा उसे सिखाया जा सके। तो पुस्तक वाचन एक कला है, एक आर्ट है, शिक्षक के द्वारा इसका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए, और भरपूर उपयोग भी इस तरह से किया जाना चाहिए कि ताकि बालक अपने जीवन में पुस्तक पढ़ना सीख सके। क्योंकि आप जानते होंगे कि भारत जैसे देश में अभी भी कक्षा 8 तक के स्तर के कई बच्चे, कई प्रतिशत में कहूँ तो लगभग 40% के बच्चे ऐसे हैं कक्षा ग्रामीण क्षेत्र के जाएं तो वो कक्षा 8 तक आने के बावजूद भी अभी अपनी पुस्तक पढ़ना नहीं जानते। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ग्रामीण स्तर का बच्चा कक्षा 8 तक आ गया लेकिन अभी भी पुस्तक को पूर्ण सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहा है। तो इसका कारण यही रहा कि शिक्षक के द्वारा इस पुस्तक वाचन कला का अपनी कक्षा में भरपूर उपयोग नहीं किया गया, और जब भरपूर उपयोग नहीं किया जाता तो बालक इस तरह की जो है कमियों से वह जूझता है, ठीक है। तो ये दूसरी आपकी जो कला है वो है पुस्तक वाचन, ठीक है। तीसरी कला है वर्णन। डिस्क्रिप्शन। देखिए पहली बात तो कुछ मैं आपको बता दूं कि 2-3 जो डिवाइस है उनके नाम सेम सेम है। वर्णन है, एक व्याख्यान और एक विवरण। ये आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूज करेंगे लेकिन इनमें भारी अंतर है। व्याख्यान बहुत लंबा नहीं होता है, किसी टॉपिक को लेकर के आप 5-10 मिनट तक 15 मिनट तक का व्याख्यान दे सकते हैं, ठीक है, 20 मिनट तक का व्याख्यान दे सकते हैं। अगर आप कक्षा में हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का 35 मिनट का व्याख्यान दे सकते हैं। लेकिन जब वर्णन किया जाता है तो वर्णन जो होता है व्याख्यान में जो होता है वो अनेक डिवाइसेज का, जैसे किसी चीज़ का व्याख्यान कर रहे हैं तो आप उदाहरण का सहारा ले सकते हैं, TLM का सहारा ले सकते हैं, चित्र का ले सकते हैं और कोई ले सकते हैं। लेकिन डिस्क्राइब वर्णन एक ऐसी कला है जो शिक्षक के द्वारा किसी घटना, वस्तु, प्रत्यय, स्थान आदि के संदर्भ में की जाती है और ये पिन पॉइंट होती है। और पिन पॉइंट होने के बाद में वर्णन इस तरह से किया जाता है कि जैसे ये जो घटना है वो सामने ही घट रही है, समझ में आ रही है। किसी घटना का सचित्र वर्णन, सचित्र मतलब समझ आ रही होगी, बच्चे के सामने, छात्र के सामने, स्टूडेंट के सामने उसका चित्र सामने प्रस्तुत हो जाए।
डिस्क्राइब, एक एक घटना के प्रत्येक तथ्य के बारे में वर्णन करते समय पर यही होता है, हम किसी प्रत्यय का, किसी घटना का या किसी तथ्य का वर्णन जब कर रहे हैं तो वर्णन में कुछ छूट ना जाए। समझ में आ रही होगी मेरी बात को? छूटने का मतलब है उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन सबके संदर्भ में बता देना, ये वर्णन होता है। वर्णन एक शाब्दिक कला है, लेकिन इस शाब्दिक कला में मस्तिष्क का पूर्ण उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क के पूर्ण उपयोग का मतलब ये हो गया घटना को क्रमबद्धता के साथ इस तरह से प्रस्तुत करना कि उसका कोई अंग, कोई प्रत्यंग वापस ना रह जाए, कोई छोटा सा भी अंश उसका बच्चे के समझ से बाहर रह जाए, ऐसा नहीं कर सकते। वर्णन में हम एक एक तथ्य का पिन पॉइंटेड का मैंने इसे कहा है कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें अंदर तक, तह तक जाना होगा। वर्णन हमें अंदर तक ले जाता है, तह तक ले जाता है, किसी घटना की जड़ तक ले जाता है। सही बात ये कहूं तो वर्णन जो है वो, और वर्णन को अगर आप दूसरी भाषा में कहें तो इसे शब्द चित्र या मानसिक चित्र भी समझ सकते हैं आप। मानसिक चित्र तो नहीं कहूंगा फिलहाल, अभी शब्द चित्र कह सकते हैं हम, यानी शब्दों के माध्यम से इस तरह का चित्र बना देना कि बच्चों को ये लगे कि ये जो घटना है, ये जो संप्रत्यय है वो मेरे सामने ही घटित हो रहा है, मेरे सामने ही हो रहा है। ठीक है, वर्णन ज्यादातर घटनाओं का किया जाता है, लेकिन फिर भी तथ्यों के संदर्भ में भी वर्णन किया जाता है, तो ये एक शब्द चित्र होता है। ठीक है, और वर्णन करते समय पर हम आवश्यकता पड़ने पर शाब्दिक का या किन्हीं और चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात का हम बिल्कुल ध्यान रखें कि वर्णन करते समय पर कथन शैली, ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये होगी हमारे सरल शब्दों का प्रयोग, सरल भाषाओं का प्रयोग। अगर कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वर्णन अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी सामने वाले के स्तर के समान, दिमाग के स्तर के समान हम उनके शब्दों का प्रयोग आदि हम कर सकते हैं। तो ये वर्णन है, ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? ठीक है, अगली जो कला है वो हमारी है विवरण। जब विवरण की हम बात करते हैं तो यह है कि क्रमबद्ध वर्णन होता है। क्रमबद्ध वर्णन का मतलब यह हो गया इसमें कल्पना भी चलती है, और कल्पना चलने के साथ साथ किसी घटना, तथ्य या वस्तु के संदर्भ में जो है उसके संबंध में जितनी भी वास्तविक जानकारी है वो सब प्रस्तुत कर दी जाती है। जैसे अकबर का अकबर का विवरण देने का प्रयास करें तो अकबर का जन्म इतनी तारीख को अमरकोट पंजाब में हुआ, उस समय पर इसके पिता वहां थे। ठीक है, 15 वर्ष की उम्र में जो है इसे, या 13 वर्ष की उम्र में इसे जो है शासन राजगद्दी पर बिठा दिया गया। यह एक प्रतिभाशाली था, यह वीर था, बुद्धिमान था, यह एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। जो भी कोई घटना है तो उसके संदर्भ में जो है इसने दीन इलाही धर्म चलाया। तो विवरण का मतलब ये हो गया कि उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके द्वारा किए गई कोई घटनाएं, उनको हम बच्चे के सामने इस तरह से प्रस्तुत करें कि मानसिक चित्र बन जाए। कौन सा चित्र? यानी बच्चे के मानस में उन घटनाओं का, उन तथ्यों का जो आप बता रहे हो वो विवरण के माध्यम से एक मानसिक चित्र, वो बच्चा इमेजिन पर पहुंच जाए, उसको ये लगे कि हाँ बिल्कुल सत्य चल रहा है, उसके दिमाग में ये घटना चल जाए। जैसे रामायण के बारे में हम बता रहे हैं तो बच्चे को ये लग जाए कि हाँ रामायण क्लास में ही चल रही है। सीता प्रसंग के बारे में बता रहे हैं, सीता रामचंद्र के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसा लगे कि रामचंद्र की एक एक घटना, एक एक विवरण, हाँ उस समय पर राम की स्थिति क्या थी, उस समय पर सीता की स्थिति क्या थी, लक्ष्मण जी की स्थिति क्या थी, परशुराम जी की स्थिति क्या थी, या विश्वामित्र की स्थिति कैसी थी, या राजा जनक की स्थिति कैसी थी। तो ये जो मानसिक चित्र उस बालक के दिमाग में बैठ जाएगा, उसके अगर समझ में आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति को हम जो है विवरण कहेंगे। तो विवरण में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विवरण में हमें शामपट्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। विवरण में लिखित कला का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चा उन जानकारियों को लिख सके। विवरण किसी व्यक्ति के
या किसी घटना के संदर्भ में वो जानकारियां हैं जो इकट्ठा की गई हैं या जो कल्पित की गई हैं, ठीक है ना। तो ये तीसरा आपकी जो कला हो गई वो हो गई आपकी तीसरी डिवाइस हो गई, वो हो गई आपकी विवरण, ठीक है। सॉरी चौथी थी विवरण। अब हम पांचवी की बात करेंगे। पहली जो थी वो हमने पढ़ी व्याख्यान, दूसरी हमने पढ़ी पुस्तक वाचन, तीसरी पढ़ी थी हमने वर्णन और चौथी पढ़ी थी हमने विवरण। अब पांचवी के बारे में हम बात करेंगे। तो पांचवी है कहानी कथन। ठीक है, कहानी कथन के बारे में जब हम बात करना चाहते हैं तो कहानी कथन ऐसी डिवाइस नहीं है कि उसमें हम कहानी कह रहे हों, कोई किसी इतिहास के संदर्भ में कोई कहानी उठा करके और बच्चे के सामने प्रस्तुत कर देगी। कहानी कथन एक डिवाइस है, कला है। इसका तात्पर्य हो गया किसी घटना को बच्चे के सामने इस तरह से प्रस्तुत करना, इस रोचकता के साथ प्रस्तुत करना, इस क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत करना कि उसको वह घटना कहानी लगे। क्या लगे? कहानी लगे। अगर उसको ये कहानी लगती है तो बच्चा उसको कहानी समझ करके लेगा, उसको अपने ऊपर ढालेगा, अपने ऊपर चारित्रिक करेगा और उसको समझने का प्रयास करेगा। इसमें क्रमबद्धता का, रुचिकरता का और सरल शब्दों का, छोटे वाक्यों का और बच्चे की क्रियाविधि का पूरा उपयोग किया जाता है और उन्हें इस अंत्य क्रिया में भी शामिल किया जाता है। ठीक है ना। जो कहानी कथन जो होता है उस कहानी कथन में हम विभिन्न प्रकार के चित्रों का, TLM का आदि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और कहानी कथन करते समय पर बच्चा अपने आप को उस संप्रत्य से, उस तथ्य से, उस घटना से जोड़ने का प्रयास करेगा। इसे कई बार हम कथन प्रविधि के रूप में अगर हम देखते हैं तो कथन प्रविधि जो होती है ना वो यही होती है। कथन प्रविधि के अभी तो देखो आप डिवाइसेज पे चले हो तो डिवाइसेज बहुत हैं। अभी डिवाइसेज अभी आप जब आओगे तो स्पष्टीकरण पर भी आओगे, लेकिन मैं अभी कथन की बात मुझे बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर रीट में जो है वो एक प्रश्न आया था रीट में 2018 वाले में। तो उसमें ये पूछा था कि एक अध्यापिका जो है बच्चों को चुनाव प्रक्रिया के बारे में क्रमिक रूप से बता रही है। अब क्रमिक रूप से मतलब ये हो गया कि सबसे पहले ये काम होता है, फिर उसके बाद ये होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है, फिर उसके दाता जो है रिटर्निंग अधिकारी होता है वो जिले का या प्रत्येक स्तर का क्षेत्र का वो होता है, वो उसकी चुनाव की जो है आचार संहिता लागू करता है और फिर उसके बाद में फार्म भरने की डेट चालू की जाती है, फिर प्रचार करने के लिए इतनी तारीख तक छूट दी जाती है, फिर उसके बाद में प्रचार बंद करने के बाद में फिर आचार संहिता के अनुरूप कार्य करने पर समझने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद नामांकन वापस लेने की डेट होती है, फिर उसके बाद जो बचे हुए लोग होते हैं वो प्रचार करते हैं, फिर जो उनको नाम चुनाव चिन्ह नहीं प्रदान किए गए उनको चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं, फिर वो लोग प्रचार करते हैं, फिर चुनाव से एक दिन पहले उनको प्रचार के लिए रोक लगा दी जाती है, फिर घर घर जाकर वो प्रचार कर सकते हैं, मतदान के दिन फिर उन्होंने मतदान, इस तरह से जो क्रमिक रूप से कार्य किया गया। अब इस कहानी में जो है इस कहानी को अगर पात्रों के साथ जोड़ दिया जाए तो ये कहानी कथन बन गई। जो स्टेटमेंट दिए गए तो ये कौन सी प्रवृत्ति थी? कथन प्रवृत्ति थी। ये 18वें क्वेश्चन में आया था कि क्रमिक रूप से बता रही थी, तो वहां स्पष्टीकरण नहीं कर रही थी, कथन कर रही थी। तो कथन प्रवृत्ति के बारे में यही बात कहा जाता है। तो यहाँ आपको समझने को दिया, जब इस कहानी को कथन को पात्रों से जोड़ दिया जाए तो फिर ये कहानी कथन बन जाएगी। यानी किन्हीं पात्रों के माध्यम से कोई कथन किया जाए, किन्हीं पात्रों के माध्यम से, यानी उस कहानी को बना करके, पात्र का मतलब ये नहीं हो गया वहां कहानी में पात्र कक्षा कोई पात्र बनाया जाए। तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करता है, उस तथ्य को समझने के लिए, उस स्टेटमेंट को समझने के लिए अपना उसे बे वजह की फालतू मदद नहीं करनी पड़ेगी, उसका पूरा ध्यान क्लास में रहेगा। वह अपनी अभिरुचि के साथ और अभिवृत्ति के साथ में, यानी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ वह उस क्लास को अटेंड करेगा। तो आज हमने यहाँ पर डिजिटल डिवाइसेज के बारे में बात करी। अभी 5 डिवाइसेज और हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे उदाहरण है, एग्जाम्पल डिवाइसेज है, इसके अलावा स्पष्टीकरण है आपकी, ठीक है ना। और इसके अलावा भी तो बहुत सारी डिवाइसेज में आपको बात करूँ, जैसे जो है तुलना करना है आपकी, और उसके अलावा व्याख्या करना है, ठीक है ना। व्याख्यान और व्याख्या दोनों में अलग अलग अंतर है, ठीक है। तो व्याख्या डिवाइस है, उसके संदर्भ में चर्चा करना, प्रश्नोत्तर है, ठीक है। इन सब के संदर्भ में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हमने 5 डिवाइसों के बारे में चर्चा की। आपको एक अच्छे शिक्षक होने के नाते इन 5 डिवाइसेज में को अपने अंदर धारण करना चाहिए। आप शिक्षक को आवश्यकता पड़ने पर, शिक्षक एक क्या युद्धवीर की तरह होता है क्लास में, किसी तरह होता है, युद्धवीर की तरह होता है। युद्धवीर वह होता है जिसको आवश्यकता पड़ने पर उसके पास अपने सब तरह के हथियार है, लेकिन ये थोड़ी है कि वो
सभी हथियारों का एक साथ प्रयोग करेगा। जिस हथियार की उस तरह जब आवश्यकता होगी वह उस हथियार का उस तरह से उपयोग कर सकता है। तो युद्ध भी तभी वह युद्ध जीतता है। समझ में आ रही होगी मेरी बात को। छोटे हथियार की आवश्यकता होगी तो छोटा निकालेगा, बड़े की आवश्यकता होगी तो बड़ा निकालेगा, ठीक है ना। तो या दूर के लिए आवश्यकता है कि दूर हथियार चलाना है तो दूर का हथियार निकालेगा। तो वही कंडीशन शिक्षक के पास होती है। जिस प्रकार की विषय वस्तु होती है उसी प्रकार की विषय वस्तु को बच्चे के माइंड में प्रेषित करने के लिए, बच्चे के मस्तिष्क में उसको प्रेषित करने के लिए, उसे सिखाने के लिए, उसे अधिगम कराने के लिए भी हमें विभिन्न प्रकार की डिवाइसेज, ये हमारे अस्त्र शस्त्रों की तरह होती है, ये हम पर सब पर आनी चाहिए। तो ये जो है बच्चे के यूज में आती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप एक अधिगम प्रवक्ता बनना चाह रहे हैं, आप अधिगम को अच्छी तरह से अपने दिमाग में एक अच्छे शिक्षक के रूप में बच्चे के सामने जाना चाहते हैं, तो आप इन डिवाइसेज का यूज करें, ठीक है। तो आज की डिवाइसेज के बारे में हमने चर्चा करी। आज हमने कौन कौन सी डिवाइसेज के बारे में पढ़ा। पहली डिवाइसेज हमने सबसे पहले ली थी हमारी व्याख्यान। व्याख्यान कैसी डिवाइस है? ये एक शिक्षक के शब्दों पर, शब्द कला पर आधारित डिवाइसेज है। इसमें हम किसी छोटे से शब्द को, एक छोटी सी घटना को, एक छोटे से संप्रत्यय को, एक छोटे से प्रकरण को बहुत बड़ा कर सकते हैं और बच्चे के उसके उस प्रकरण या टॉपिक के संप्रत्यय में जो आसपास के घेरे से जुड़ी हुई जो उसकी घटना से जानकारियां हैं वो उस बच्चे को अपने शब्दों के उदाहरणों के माध्यम से उसे समझा सकते हैं, ठीक है। तो पहली जो विधि पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी व्याख्यान। दूसरी हमने पढ़ी थी पुस्तक वाचन। पुस्तक वाचन क्यों आवश्यक है? क्योंकि पुस्तक वाचन शिक्षक के द्वारा की जाने वाली वह क्रिया है जिसका बच्चा अनुकरण करता है, बिल्कुल नकल करता है। अगर आप तुतला, सीधी सी बात है, अगर एक बच्चे के माँ बाप तुतला तुतला कर बोलते हैं घर में दोनों को, तो बच्चा तुतला करके ही बोलना सीखेगा, ये निश्चित मान लेना। समझ में आ रही होगी। अगर एक बच्चे के दोनों माँ बाप अगर तुतला कर बोलते हैं तो निश्चित रूप से वह बच्चा भी तुतला कर बोलेगा। और कई बार तो यह होता है कि अगर माँ तुतला कर बोलती है तो भी बच्चे के तुतलाने के चांस ज़्यादा होते हैं। हो सकता है वो कई शब्दों को सही बोल दे पिता के अनुकरण करने पर, लेकिन माँ के अनुकरण करने पर वह अनेक शब्दों को तुतला करके बोलेगा, ठीक है ना। तो तीसरी बात, यही कंडीशन हमारी पुस्तक वाचन में आती है। शिक्षक के द्वारा जिस तरह से पुस्तक पढ़ी जाती है, बालक भी अपनी पुस्तक पढ़ने का, हिंदी के शिक्षक का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ध्यान दे लेना इस बात का। तो एक शिक्षक, अन्य शिक्षक भी पढ़ते हैं किताब को, लेकिन हिंदी का शिक्षक ज़्यादा पढ़ता है। तो एक शिक्षक के द्वारा जिस प्रकार से पुस्तक पढ़ी जाती है, बालक ठीक उसी प्रकार से उन पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करता है। तो ये भी आपको आना चाहिए। पुस्तक वाचन एक अच्छी कला है। इसमें गति बहुत तेज गति से नहीं पढ़ सकते हम बच्चे के सामने, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत अधिक विषय वस्तु को भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तीसरी जो मैंने आपको बताई थी वो बताई थी वर्णन। वर्णन एक शब्द चित्र होता है। शिक्षक के द्वारा बच्चे के साथ, बच्चे के समक्ष, बच्चे के क्लास के समक्ष जो है किसी घटना के संदर्भ में इस तरह से शब्द चित्र प्रस्तुत किया जाता है कि उस बच्चे को ऐसा लगे कि ये जो घटना है वो मेरे समक्ष ही घट रही है, यानी कक्षा कक्ष में ही हो रही है। ये अगर इस तरह की कला आपने अंदर प्रस्तुत उत्पन्न कर ली, इस तरह की कला आपने अपने अंदर समाहित कर ली, तो एक आप वर्णन करने के अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, यानी आप एक अच्छा वर्णन कर सकते हैं। चौथी जो कला पढ़ी थी वो हमने आपको बताई थी विवरण। विवरण में क्या होता है? किसी घटना, संप्रत्यय, वस्तु, प्रत्यय, संदर्भ में जो है उसका पूरा विवरण, यानी उसका पूरा मानसिक चित्र बच्चे के समक्ष पेश किया जाता है। उस बच्चे के संदर्भ में किसी वस्तु के संदर्भ में बता रहे तो बच्चे के दिमाग में आ जाए हाँ ये वस्तु मेरे सामने ही रखी हुई है। अगर किसी घटना के बारे में मानसिक चित्र बताया जाए तो उसको लगे कि घटना मेरे सामने ही घटी है या इसके बारे में मैं जानता हूँ। तो इस तरह का विवरण उस संदर्भ में अगर दिया जाए तो उसके दिमाग में अगर मानसिक चित्र बन जाता है तो ये कला विवरण है। विवरण में जो है श्यामपट्ट का उपयोग किया जाता है, TLM का उपयोग किया जाता है। विवरण में हम अनेक घटनाओं का, अनेक TLM शिक्षण अधिगम सामग्रियों का, प्रोजेक्ट का आदि का यूज कर सकते हैं, PPP का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चौथी जो हमने कला पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमारी आज की चौथी विवरण हो गई। और पांचवी जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी कहानी कथन। कहानी कथन वो कला है जो नीरस से नीरस टॉपिक को भी, प्रकरण को भी बच्चे के सामने रुचि के साथ प्रस्तुत करने में सहायता करता है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हमने इन 5 डिवाइसेज के बारे में पढ़ा। अगर कल के वीडियो में हम अपनी 5 डिवाइसों के बारे में पढ़ेंगे। आशा ही नहीं, विश्वास है आप मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे और इन 5 डिवाइसों को अपने शिक्षक होने के नाते अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।